हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इरिश पोइट यानी कि आयरलैंड के पोइट इरिश पोइट विलियम बटलर ईट्स को लेकर आया हूं, जिनको कि हम लोग W.B. ईट्स के नाम से जानते हैं। बहुत फेमस पोइट हैं ये मॉडर्न एज के। लाइफ स्पान मैंने लिखा है 1865 में इनका बर्थ है और 1939 में इनकी डेथ है। तो आपका जो आगे जो परीक्षाएं हैं उनमें ये बहुत काम आएंगे आपके। तो आज के इस वीडियो में मैं इनके लाइफ से कनेक्टेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, साथ ही साथ इनके लिटरेरी वर्क और W.B. ईट्स से कनेक्टेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो 25 क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में आज मैं आपको दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, ही वॉज बॉर्न इन डबलिन आयरलैंड ऑन 13 जून 1865। ईट्स आपका जन्म आयरलैंड के डबलिन शहर में 13 जून 1865 को हुआ था। दूसरा, हिज फादर्स नेम वाज जॉन बटलर ईट्स। इनके पिता का नाम था भाई जॉन बटलर ईट्स। एंड हिज मदर्स नेम वाज सुसैन मैरी पोलेक्सफैन। और इनकी माँ का नाम था सुसैन मैरी पोलेक्सफैन। ठीक, तो पिता का नाम जॉन बटलर ईट्स, माँ का नाम सुसैन मैरी पोलेक्सफैन। ठीक। थर्ड पॉइंट, ही वॉज ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द सेल्टिक रिवाइवल और द इरिश लिटरेरी रेनेसा। अगर हम बात करें विलियम बटलर ईट्स को, तो जो आयरलैंड में सेल्टिक रिवाइवल हुआ, जिसको कि हम इरिश लिटरेरी रेनेसा के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें एक ड्राइविंग फोर्स का काम किया है विलियम बटलर ईट्स साहब ने। यानी कि एक प्रमुख आप कह सकते हैं कि फिगर के रूप में ये सामने आए विलियम बटलर ईट्स साहब। तो ध्यान रखिए, सेल्टिक रिवाइवल और द इरिश लिटरेरी रेनेसा। फोर्थ पॉइंट है आपका, अलोंग विद लेडी ग्रेगोरी, एडवर्ड मार्टिन एंड अदर्स ही फाउंडेड द एबे थिएटर इन दिसंबर 1904। ये इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईट्स साहब ने लेडी ग्रेगोरी, एडवर्ड मार्टिन और अपने कुछ अन्य साथियों के साथ एक थिएटर का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया एबे थिएटर, और ये बनाया इन्होंने दिसंबर 1904 में। ठीक है ना, लेडी ग्रेगोरी, एडवर्ड मार्टिन के साथ मिलकर एबे थिएटर का निर्माण किया 1904 दिसंबर के महीने में। फिफ्थ पॉइंट आता है, द एबे थिएटर इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड। अगर हम एबे थिएटर की बात करें तो एबे थिएटर जो है उसको नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड के रूप में से भी जाना जाता है। कौन सा साहब? नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड या द एबे थिएटर, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर, द एबे थिएटर बिकेम द फ्लैगशिप फॉर लीडिंग इरिश प्ले राइट्स एंड एक्टर्स। अगर हम बात करें एबे थिएटर जो है वह जब 1904 में दिसंबर 1904 में बना, उसके बाद जो आयरलैंड के प्ले राइटर्स और एक्टर्स थे उनके लिए इस एबे थिएटर ने फ्लैगशिप का कार्य किया। 7 नंबर, ईट्स ड्रू हैवली ऑन इरिश माइथोलॉजी, हिस्ट्री एंड फोल्क फेयर टू क्रिएट ए डिस्टिंक्ट नेशनल लिटरेचर। अगर हम ईट्स साहब की बात करें तो उनके जो वर्क हैं वो इरिश माइथोलॉजी यानी कि इरिश पौराणिक कथाओं पर, इरिश हिस्ट्री पर और इरिश के जो फोल्क लोर है यानी कि देहाती जो साहित्य है उस पर आधारित है। और इन सबसे मिलाकर ईट्स साहब ने एक डिस्टिंक्टिव नेशनल लिटरेचर की रचना की है। 8 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, ध्यान रखिएगा आप लोग, ही वॉज द फर्स्ट इरिशमैन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1923। वह पहले आयरलैंड के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि नोबेल प्राइज मिला 1923 में। ठीक, ध्यान रखिएगा, ही वॉज द फर्स्ट इरिशमैन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1923। चलिए अब इनके लिटरेरी कैरियर एंड वर्क्स की बात कर लेते हैं साहब। लिटरेरी कैरियर्स एंड वर्क्स, पहला देखिए, ईट्स फर्स्ट पब्लिकेशन टू ब्रीफ लिरिक्स अपीयर्ड इन द डबलिन यूनिवर्सिटी रिव्यू इन 1885। अगर हम बात करें ईट्स का पहला पब्लिकेशन, तो इनका पहला पब्लिकेशन था 2 संक्षिप्त लिरिक्स जो कि डबलिन यूनिवर्सिटी रिव्यू में सन 1885 में पब्लिश हुए थे। ध्यान रखिएगा, ईट्स के पहले पब्लिश्ड वर्क हैं 2 संक्षिप्त पोएम, शॉर्ट पोएम्स, जो कि डबलिन यूनिवर्सिटी रिव्यू में 1885 में पब्लिश हुई थी। चलिए दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं साहब।
द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ ईट्स पोएम्स द वॉन्डरिंग ऑफ ओयसिन एंड द अदर पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1889। अगर हम ईट्स साहब की कविताओं के पहले संग्रह की बात करें, पहले वॉल्यूम की बात करें, तो उसका नाम था द वॉन्डरिंग ऑफ ओयसिन एंड अदर पोएम्स, जिनका पब्लिकेशन हुआ साहब 1889 में, एंड सेलिब्रेट एंशिएंट इरिश हीरोज सच एज ओयसिन एंड सेंट पैट्रिक। और इन्होंने अपनी इन कविताओं में जो द वॉन्डरिंग ऑफ ओयसिन एंड अदर पोएम्स जो कलेक्शन था, वॉल्यूम था कविता पोएम्स का, उसमें इन्होंने जो प्राचीन इरिश के हीरोज़ थे, जैसे कि ओयसिन, जैसे कि सेंट पैट्रिक, ऐसे महान हीरोज़ को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रदर्शित करने का कार्य किया है। थर्ड पॉइंट आता है, हिज मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड द टावर, द बेंडिंग स्टेयर एंड अदर पोएम्स, ईस्टर 1916 एंड द सेकेंड कमिंग। अगर हम बात करें तो जो मोस्ट फेमस वर्क्स हैं W.B. ईट्स साहब के, उनमें नाम आता है द टावर, द बेंडिंग स्टेयर एंड अदर पोएम्स, ये इनका पूरा आप द बेंडिंग स्टेयर एंड अदर पोएम्स ये इनका वॉल्यूम है। उसके बाद ईस्टर 1916 और लास्ट है द सेकेंड कमिंग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वर्क हैं W.B. ईट्स साहब के। चलिए अगला बढ़ते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन ईट्स लाइफ एंड पोइट्री वाज ए ब्यूटीफुल एंड प्रोमिनेंट वुमेन रिवोल्यूशनरी डिवोटेड टू द इरिश नेशनलिस्ट कॉज, मॉड गॉने। अगर हम बात करें तो ईट्स साहब का सबसे अधिक सिग्निफिकेंट और प्रभावशाली जो लाइफ और पोइट्री थी वो थी एक ब्यूटीफुल एंड प्रोमिनेंट वुमेन। और ये क्या थी? एक रिवॉल्यूशनरी थी। रिवॉल्यूशनरी का मतलब होता है आपका क्रांतिकारी थी। डिवोटेड टू द इरिश नेशनलिस्ट कॉज, जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन इरिश नेशनलिस्ट कॉज के लिए डिवोट किया, और उनका नाम था मॉड गॉने। क्या नाम था साहब? मॉड गॉने। फिफ्थ पॉइंट आता है, मॉड गॉने रिमेंड हिज म्यूज इन्फ्लुएंसिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज पोइट्री। मॉड गॉने को अगर हम बात करें तो W.B. ईट्स एक देवी के रूप में मानते थे, म्यूज़ के रूप में मानते थे, और मॉड गॉने का प्रभाव जो है वह हमें W.B. ईट्स की सभी प्रकार की कविताओं पर देखने को मिलता है। मॉड गॉने कौन रही? विलियम बटलर ईट्स की म्यूज़ के रूप में रहीं, और अगर हम बात करें तो इनका प्रभाव हमें W.B. ईट्स की सभी प्रकार की कविताओं में देखने को मिलता है। 7 नंबर, in his poem No Second Troy, Yeats described Maud Gonne's beauty as exceptional and destructive, similar to Helen of Troy। अगर हम बात करें तो विलियम बटलर ईट्स की एक पोएम है जिसका नाम है नो सेकेंड ट्रॉय। इस नो सेकेंड ट्रॉय में ईट्स साहब ने मॉड गॉने की सुंदरता का बखान किया है और उसकी सुंदरता को एक्सेप्शनल करार दिया है, और कहा है कि जिस प्रकार से हेलन ऑफ ट्रॉय, जिसको कि कहा जाता है ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी हेलन, तो हेलन की सुंदरता के साथ तुलना की गई है किसकी? मॉड गॉने की नो सेकेंड ट्रॉय पोएम में। 7 नंबर पॉइंट आता है, ईट्स रोट प्लेज सच एज, ईट्स आपने कुछ प्लेज भी लिखे, उन प्लेज के नाम है मैसोडा 1886, काउंटलेस कैथलीन 1892, डेयरड्रे 1907, द रिसरेक्शन 1927 और द हर्नेज एग 1938। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्ले हैं जिसकी रचना ईट्स साहब ने की है। फिर से नाम सुन लीजिए, मैसोडा 1886, काउंटलेस कैथलीन 1892, डेयरड्रे 1907, द रिसरेक्शन 1927 और द हर्नेज एग 1938। अब लाइफ की अगर बात करें तो लास्ट पॉइंट, ईट्स डाइड इन फ्रांस ऑन 28 जनवरी 1939। ईट्स आपकी मृत्यु फ्रांस में 28 जनवरी 1939 को हो गई। ठीक कब हुई साहब? 28 जनवरी 1939 को। इम्पॉर्टेंट MCQs पर अब हम आते हैं। विलियम बटलर ईट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो हो सकते हैं वो 25 क्वेश्चंस मैंने देने का प्रयत्न किया है, और आपके एग्ज़ाम में इट मे बी पॉसिबल, पूर्ण संभावनाएं हैं कि इनमें से आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन, थ्रो विच अमंग द ईट्स इनहेरिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ वैरायटी ऑफ थीम्स, थ्रो विच अमंग द फॉलोइंग ईट्स इनहेरिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ वैरायटी ऑफ थीम्स, यानी कि इनमें से कौन से ऐसा या ऐसे लेखक हैं
जिनका प्रभाव हमें ईट्स की लेखनी में मिलता है? A.S. कॉलिंस, फादर ऑफ ब्लैक, प्री राफेलाइट पोइट्स या बोथ बी एंड सी? तो भैया देखो, फादर ऑफ विलियम ब्लैक और साथ ही साथ प्री राफेलाइट पोइट्स जो थे उनका प्रभाव हमें विलियम बटलर ईट्स की लेखनी में देखने को मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। इन विच पॉइंट्स देयर इज ए ग्लिम्स ऑफ मॉड गोने? अभी देखिए मैंने पॉइंट लिखाया था, ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें मॉड गोने का ग्लिम्स हमें देखने को मिलता है? लेडा एंड स्वान, सेकंड कमिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो एक तो पोएम मैंने आपको बताई नो सेकंड ट्रॉय, और दूसरा अगर ग्लिम्स की बात करें तो वो है ऑप्शन ए, लेडा एंड स्वान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, whom did Yeats think of as a child in his work among school children? ईट्स साहब का एक वर्क है जिसका नाम है अमंग स्कूल चिल्ड्रन। उसमें ईट्स साहब एक बच्चे के रूप में, चाइल्ड इन हिज वर्क, अपने वर्क में बच्चे के रूप में किसको सोचते हैं? लेडी ग्रेगोरी को, मॉड गोने को, W.H. ऑर्डन को या मिसेस एलिजाबेथ को? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि मॉड गोने को। 4th पॉइंट है आपका, द पोएम लैपिस लेजुली वॉज रिटन बाई? लैपिस लेजुली पोएम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो भैया इसका सीधा सीधा आंसर है विलियम बटलर ईट्स, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लैपिस लेजुली जो पोएम है वो ईट्स साहब की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू ईट्स? इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जिसके रचनाकार ईट्स साहब नहीं है? द रिसरेक्शन ड्रामा है, अभी मैंने आपको नाम बताया। ए डायलॉग एंड ऑफ सेल्फ एंड सोल, ये भी ईट्स साहब की रचना है। द शैडोई वाटर्स, ये भी ईट्स साहब की रचना है। लेकिन द हॉलो मैन जो है वो T.S. एलियट की पोएम है, तो ये ऑप्शन इसमें सही है। चलिए साहब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन द पोएम सेलिंग टू बिजेंटियम, बिजेंटियम एज, ईट्स साहब की एक बहुत सेलिब्रेटेड पोएम है, नाम है सेलिंग टू बेंजेटियम, सेलिंग टू बिजेंटियम सॉरी। तो उसमें बिजेंटियम क्या है? सेलिंग टू बिजेंटियम में बिजेंटियम क्या है? द कैपिटल ऑफ ग्रीक, ए मॉडर्न सिटी, ए मिथिकल किंग या ए मिथिकल सिटी? तो भैया सेलिंग टू बिजेंटियम में बिजेंटियम जो है वह एक मिथिकल सिटी का नाम है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एट द एंड ऑफ द पोएम सेलिंग टू बिजेंटियम द स्पीकर इमेजिन्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू, जब सेलिंग टू बिजेंटियम पोएम समाप्त होती है तो इसमें जो स्पीकर है वह इमेजिन करता है एक ट्रांसफॉर्मेशन का। तो किस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन? ए मैकेनिकल बर्ड में, ऑटो में, गॉड में या वुमेन में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैकेनिकल बर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन को इमेजिन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन सेलिंग टू बिजेंटियम द एलिमेंट दैट डेथ इज मोस्ट एसोसिएटेड विद, सेलिंग टू बिजेंटियम पोएम जो है उसमें जो एलिमेंट ऑफ डेथ है वह उसका मोस्ट एसोसिएटेड किसके साथ दिखाया गया है? एसोसिएशन अर्थ के साथ, वाटर के साथ, फायर के साथ या एयर के साथ? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, फायर के साथ। चलिए अगला, द टावर इज नेम्ड आफ्टर ईट्स, टावर जो पोएम है, द टावर वर्क जो है ईट्स साहब का, वह ईट्स साहब के कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके साथ नाम से जोड़ा गया? क्या ईट्स साहब के डॉग का नाम था टावर, या उनके एंसेस्टर्स का नाम था टावर, या होम का नाम था टावर, या सन का नाम था टावर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि उनके होम का नाम था टावर। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द डायरेक्शन दैट द स्पिरिट वुड मूव अराउंड द स्पीकर इन सेलिंग टू बिजेंटियम इज इन ए, सेलिंग टू बिजेंटियम जब हम पोएम पढ़ते हैं तो उसमें जो स्पिरिट्स दिखाई गई हैं, आत्माएं दिखाई गई हैं, वह किस डायरेक्शन में मूव करती हैं? स्ट्रेट लाइन, गायरे, सर्किल या जिग जैग? तो भैया ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, गायरे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर। ऑफ विच डिड ईट्स W.B. ईट्स से दैट वी वर द लास्ट रोमांटिक्स, ऑफ विच डिड विलियम बटलर ईट्स से दैट, यानी कि किसमें विलियम बटलर ईट्स कहते हैं वी वर द लास्ट रोमांटिक्स, कि हम अंतिम रोमांटिक्स हैं? प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के लिए, इमेजिस्ट पोइट्स के लिए, हिज फ्रेंड्स इन द इरिस लिटरेरी रिवाइवल, या इरिस लिटरेरी रिवाइवल में अपने मित्रों के लिए वो ये बात कहते हैं, या हिमसेल्फ एंड लेडी लव मॉड गोने, या अपने और
अपनी प्रेम का लेडी लव मॉड गोने के लिए, तो इसका आंसर है आपका सी, हिज फ्रेंड्स इन द इरिस लिटरेरी रिवाइवल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे अब हम लोग आ गए। Which of the following poems by W.B. Yeats repudiates the sensual world in favor of the artifice of eternity? यानी कि ईट्स आपकी कौन सी ऐसी पोएम है जो कि सेंसुअल वर्ल्ड द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी के फेवर में है? अंडर बैन बलबैन, अमंग स्कूल चिल्ड्रन, सेलिंग टू बिजेंटियम या आफ्टर लॉन्ग साइलेंस? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सेलिंग टू बिजेंटियम। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेजिस्ट? इनमें से कौन सा पोइट जो है वो इमेजिस्ट नहीं है? एजरा पाउंड, W.B. ईट्स, एमी लोवेल या T.E. हल्म? तो इसका राइट आंसर है W.B. ईट्स। एजरा पाउंड आपकी इमेजिस्ट मूवमेंट में है, एमी लोवेल भी है, T.E. हल्म भी है, लेकिन W.B. ईट्स जो है वो इमेजिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए नहीं हैं। 14 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ईट डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ गायर्स? इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें ईट साहब ने जो अपनी थ्योरी है गायर्स की उसको डेवलप किया है? पोएम का नाम आपको बताना है, तो उस पोएम का नाम क्या है? ए विजन, द सीक्रेट रोज, जॉन सरमैन एंड डोया या द सेल्टिक ट्विलाइट? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए विजन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ईट्स सेलिंग टू बिजेंटियम इज अबाउट? ईट्स आपकी पोएम सेलिंग टू बिजेंटियम किसके बारे में है? तो भैया ऑप्शन बी इसका सीधा सीधा राइट आंसर है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिजेंटियम इन जनरल। यानी कि बिजेंटियम जो कि एक मिथिकल सिटी है उसके आर्ट और कल्चर के बारे में सामान्य तौर पर इस पोएम को प्रदर्शित किया गया है, सेलिंग टू बिजेंटियम। चलिए, वेयर वाज ईट्स बोर्न? ईट्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस। तो मैंने वीडियो के आरंभ में ही आपको बताया था कि डबलिन आयरलैंड में ईट्स आपका जन्म हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच मूवमेंट ईट्स टुक एक्टिव पार्ट विद ओ लेयरी? ऐसा कौन सा मूवमेंट था जिसमें ईट्स साहब ने ओ लेयरी के साथ एक्टिव पार्ट प्ले किया? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, इरिस मूवमेंट, मेटाफिजिकल मूवमेंट या नन? तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है, द इरिस मूवमेंट। इन विच वॉल्यूम द पोएम द लेक आइल ऑफ इन्नसफ्री वाज पब्लिश्ड? एक और इनकी सेलिब्रेटेड पोएम है, बहुत फेमस पोएम है, द लेक आइल ऑफ इन्नसफ्री। वह आखिरकार ईट्स साहब की किस वॉल्यूम में पब्लिश हुई है? द रोज, द टावर, द डायल या नन? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, द रोज। जो इनका पोइटिक वॉल्यूम है उसमें द लेक आइल ऑफ इन्नसफ्री पब्लिश हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 अब आपका आता है। इन विच मैगजीन द पोएम सेकंड कमिंग वॉज पब्लिश्ड? एक और इनकी बहुत महत्वपूर्ण पोएम है सेकंड कमिंग। तो सेकंड कमिंग जो है वो किस मैगजीन में पब्लिश हुई पहली बार? द डायल, द रोज, द टाइम, द टावर? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, द डायल में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है द लेक आइल ऑफ इन्नसफ्री पोएम से कि वेयर इज इन्नसफ्री? इन्नसफ्री कहाँ है? इंग्लैंड में, फ्रांस में, आयरलैंड में या अमेरिका में? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, आयरलैंड में। नेक्स्ट 21 नंबर पोएम, सॉरी क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम द फॉलोइंग लाइन इज टेकन? किस पोएम में से ये लाइन ली गई है? द फैल्कॉन कैन नॉट हियर द फैल्कॉनर, द फैल्कॉन कैन नॉट हियर द फैल्कॉनर? तो ऑप्शन आपके सामने है, द लेक आइल ऑफ इन्नसफ्री, द रोज, द टावर या द सेकंड कमिंग? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, द सेकंड कमिंग पोएम जो है इनकी उससे ये लाइन ली गई है, द फैल्कॉन कैन नॉट हियर द फैल्कॉनर। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच पोएम डज ईट्स रेफर टू स्पिरिचुअस मुंडी? ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें कि ईट्स आपने एक फ्रेज दिया स्पिरिचुअस मुंडी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, द सेकंड कमिंग। चलिए अगला क्वेश्चन 23, इन विच वॉल्यूम द सेकंड कमिंग वॉज पब्लिश्ड? सेकंड कमिंग मैगजीन पूछ लिया गया था कि कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुई, लेकिन अब पूछा जा रहा है किस वॉल्यूम में पब्लिश हुई। तो माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांस, द वाइल्ड स्वान्स एट कूल, ए फुल मून इन मार्च या बर्ड्स फॉर म्यूजिक परहैप्स? तो इसका राइट आंसर है आपका माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांस। ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हम लोग। व्हेन वॉज द रोज पब्लिश्ड? ईट्स आपकी का जो पोइटिक कलेक्शन है द रोज, जिसमें कि लेक आइल ऑफ इन्नसफ्री पोएम पब्लिश हुई थी, तो वो उसका पब्लिकेशन कब हुआ द रोज का? 1893, 1890, 1899 या 1910? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1893।
लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग की शेप क्या है। सेकंड कमिंग जो पोएम है उसमें सेकंड कमिंग जिसको बताया गया है उसकी शेप क्या है। ए लॉइन की, ए ह्यूमन बॉडी एंड ए लॉइन हेड, ए लॉइन बॉडी विद ए ह्यूमन हेड, या ए ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ए लॉइन बॉडी विद ए ह्यूमन हेड। यानी कि ईट्स आपका मानना है कि सेकंड कमिंग में ईश्वर को वो चाहते हैं कि अवतरित होने वाला है, ईश्वर आएगा दूसरी बार इस पृथ्वी पर, पहला जीसस क्राइस्ट के रूप में दूसरी बार आएगा, इसलिए इस पोएम का नाम रखा गया है सेकंड कमिंग। और इसलिए पूछा गया कि वह किस रूप में आएगा, तो रूप उन्होंने बताया ईट साहब ने कि ईश्वर जब आएगा तो उसकी बॉडी लॉइन की होगी और सिर काय का होगा, मनुष्य का। तो ये 25 क्वेश्चंस हैं WB ईट्स से कनेक्टेड, और साथ ही साथ WB ईट्स के लिटरेरी कैरियर और उनके पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड जो पॉइंट हो सकते थे वो मैंने आपको इस वीडियो में दिए। मुझे पूर्ण आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।